आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रारंभिक परीक्षा 26 अक्टूबर 2018 को प्रथम पाली में जो हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला सामान्य ज्ञान का देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल मतलब पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है सऊदी अरब। मतलब विश्व भर हुआ एशिया में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश सऊदी अरब है, जिसकी राजधानी रियाद है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे पुराना वर्ष 1867 ईस्वी में तेल उत्पादक राज्य असम राज्य था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में प्रथम राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा असम राज्य उत्पादक में स्थान रखते हैं। तो इसका असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को वर्ष 1993 के अधिनियम के तहत हुआ, जिसके वर्ष 2018 में अध्यक्ष न्यायमूर्ति HC दत्तू थे, परंतु वर्तमान में न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र अध्यक्ष थे। तो ये इसके ऑप्शन सी हो जाएंगे, न्यायमूर्ति HL दत्तू। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वीपन्स और टैक्टिस SWAT टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी है? तो भारत की राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस एक सरकारी संस्था है, जिसके द्वारा 36 महिला कमांडो के साथ सर्व महिला स्पेशल वीपन्स और टैक्टिस टीम का गठन किया गया। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 36। फिर है अगला क्वेश्चन, भारत में मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर हुआ? तो भारत ने अलग होकर वर्ष 1937 में बर्मा देश की राजधानी बर्मा देश की स्थापना हुई, जिसे वर्तमान में म्यांमार देश के नाम से जाना जाता है। और इसी म्यांमार के साथ भारत ने लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौता 2018 में किया था। तो ये हो जाएगा म्यांमार। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया? तो दिनेश त्रिवेदी को उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में नवाजा गया और संसद रत्न पुरस्कार के लिए 2023 के लिए 13 सांसदों को चुना गया था। तो ये हो जाएगा दिनेश त्रिवेदी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में की गई थी, लेकिन सेबी अधिनियम 1992 का है। इसके मतलब जिसके अगस्त 2018 में अजय त्यागी अध्यक्ष थे, लेकिन वर्तमान में सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच बनी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन है, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग दंत विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, परंतु उत्तल दर्पण का प्रयोग ट्रक, कार आदि में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर कितनी है? तो यह है 50 लीटर। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 25 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसी कारण 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। यूएन द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 लीटर पानी प्राप्त होना अनिवार्य बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो मृत जीवों और जानवरों को सड़ा गला कर आहार करके खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ये हो जाएगा अपघटन करने वाले। अगला क्वेश्चन है, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? तो भूजल
भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परत एक्वीफर के बीच होती है तथा भूजल का स्तर पानी के जमीन के भीतर जाने से उच्च होता है, जिसे विभिन्न साधनों के माध्यम से निकाला जा सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो विषाणु जो होता है वो आकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकता है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ये छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण आवास निधि को किस वर्ष में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धा दरों पर क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा वर्ष 2008-9 में ग्रामीण आवास निधि की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंक हिल्टन द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? तो जेट इंजन के आविष्कार का श्रेय फ्रैंक हिल्टन को दिया जाता है। वर्तमान के अधिकांश विमानों में प्रयोग किया जा रहा है जो रॉकेट के सिद्धांत का कार्य करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? तो हो जाएगा ए.एस. दुलत। ए.एस. दुलत द्वारा समकालीन कश्मीर पर कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? तो भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन करके संपूर्ण भारत में जीएसटी मतलब वह स्वयं सेवा कर को 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया था। तो ये सहमति मिली थी 12 अप्रैल 2017 को। अगला क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ था साइबर सुरक्षा पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 बनाया गया था जो 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ था। ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2018 में एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की जिसका उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ाना। इसी योजना के तहत यूपी के जालौन को हस्त निर्मित कागज उत्पादन हेतु चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ की 15 वर्षीय शार्दुल विहान ने एशियाई खेल 2018 में डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक जीता था और भारत ने एशियाई खेल 2018 में 26 स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरठ। अगला क्वेश्चन है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को जो है कहाँ से लखनऊ स्थानांतरित किया था? तो आज़ादी से पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था जिसकी वर्तमान राजधानी लखनऊ को वर्ष 1921 में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या देश में प्रथम स्थान रहता है। तो ये हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की जिनका जन्म 566 ईसा पूर्व हुआ था तथा मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई थी। गौतम बुद्ध का ननिहाल वर्तमान में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित है। तो इसमें महाराजगंज नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो अब कहाँ पे है? तो अब कहाँ पे है? ये संस्कृत रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं जिनका आश्रम उत्तर प्रदेश के बिठूर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने मतलब कहाँ नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था? तो बनारस अखबार का प्रथम प्रकाशन 1 जनवरी 1845 ईस्वी में हुआ जो हिंदी अखबार था इसके जो संपादक थे वो गोविंद रघुनाथ हुआ, निदेशक राजा शिव प्रसाद थे। तो ये ऑप्शन नंबर बी बनारस अखबार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने कौन से मतलब के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था? तो हुसैन सरकी ने ठुमरी की तर्ज पर बड़ा रसाल विकसित किया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा
ए ठुमरी भेड़। फिर अगला क्वेश्चन है भेड़ कुंड जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में अर्जुन ने मछली को निशाना बनाया था। अर्जुन का संबंध महाभारत से है, फर्रुखाबाद में। फिर है उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो भारत में प्रथम रेल ब्रिटिश शासन के दौरान अप्रैल 1853 ईस्वी में बॉम्बे में थाने के मध्य चली थी। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे तथा लॉर्ड डलहौजी को विलय नीति के लिए भी जाना जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का। किस सांख्यिकीय मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? तो भारत में सांख्यिकीय मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। बिहार राज्य में ही जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर है। फिर बिहार हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो पद्म भूषण से वर्ष 2018 में सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक सितार संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं। तो भी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा कितनी है? तो वर्तमान में भारत में सर्वाधिक चावल व गेहूं फसल का उत्पादन होता है और विश्व भर में गन्ने की खेती व उत्पादन करने में भारत शीर्ष पर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 284.83 मिलियन। फिर अगला क्वेश्चन है कि S&P/BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में कितने स्टॉक हैं? तो ये शेयर मार्केट से संबंधित सूचकांक है जिसमें 30 स्टॉक को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 20 का प्रावधान है जिसमें अपराध संबंधी अर्थात दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण प्रावधान है। फिर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत राज्य को कितने से कितने मतलब 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है? तो भारतीय संविधान के मूल अधिकार में अनुच्छेद 21(a) को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कौन सा हो जाएगा? तो आपको पता है कि राज्यों में विधान परिषद अस्थायी सदन है जिसको समाप्त किया जा सकता है परंतु भंग नहीं किया जा सकता। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विधान परिषद स्थित है। तो सी ऑप्शन राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों में 6 प्रकार की स्वतंत्रता में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 से 22 तक है और अनुच्छेद 22 के अनुसार कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सार्वजनिक रोजगार के मामलों के अवसर की समानता। अगला क्वेश्चन है कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे फखरुद्दीन अली अहमद। भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 में 3 आधारों पर राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा का प्रावधान है और अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। वर्ष 1975 को आपातकाल के समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। फिर है अगला क्वेश्चन है लेबनान की राजधानी क्या है? तो यह है बेरूत। लेबनान की राजधानी बेरूत है तथा इसका मुद्रा जो है वो लेबनानी पाउंड है। फिर है अगला क्वेश्चन 37 नंबर का कि कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो ये है तेंगे। और फ्रांस की मुद्रा है फ्रैंक। लेसैथो की जो मुद्रा है वो लोटी है और इजराइल की शेकेल। फिर अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला है? तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सबसे अधिक आबादी वाला देश है जिसकी राजधानी ब्राज़ीलिया व मुद्रा रियाल है। तो ब्राज़ील भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आ गया संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। इसमें क्वेश्चन दिया है कि 990 रुपये पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित साधारण
ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक सेकंड, कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पे आप रख दीजिएगा, मैं बता दे रही हूँ। जैसे यहाँ पे है मूलधन कितना है, ये है 900 हो जाएगा। 900 गुणे दर कितना दिया है 16, तो 900 गुणे 16 और 5 वर्ष दिया है, तो क्या हो जाएगा 900 गुणे 16 गुणे 5 बटे 100। जब इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा 792। ठीक है, इसका आंसर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 23% के लाभ पर 9% की हानि के बीच का अंतर है 928 रुपये। यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लो, आप मान लो 100x। ठीक है, 100x मान लो। अब प्रश्न में कह रहा है कि 23% के लाभ, तो 123x हो जाएगा 123x माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 9% की हानि, तब 91x मान लो, और बराबर कितना दिया है 928, तो 928 कर दो। अब इसको जब सॉल्व करोगे तब x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 29, और जब x की वैल्यू 29 हो जाएगी तब यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप क्रय मूल्य निकालोगे तो हो जाएगा 100 गुणे 29 बराबर कितना हो जाएगा 2900। तो इसका आंसर आ जाएगा 2900, इसका आंसर आ जाएगा 2900। अब हम 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपये था। इस पर सेल के दौरान 2 उत्तरोत्तर छूट 20% और 15% दी गई थी। खिलौनों की बिक्री मूल्य क्या थी। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया है 2100, और गुणे कितना कह रहा है कि 20% और 15% दी गई थी, छूट दी गई थी। तो 20% करोगे तो हो जाएगा 80/100, और कितना 15 जब घटाओगे तो 85, 100 में से 15 गया 85/100। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो जो है 2 जीरो से कट जाएगा जब इसको और ये जीरो से कट जाएगा, और 2 से 2 चौकाट 2 पंचे 10। तो इसको जब सॉल्व करोगे तब आ जाएगा 1428। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 42 नंबर का क्वेश्चन कि सोहेल ने इतने रुपए में एक कारोबार आरंभ किया, जबकि त्रिशला ने 3 मास बाद कुछ राशि निवेश की। यदि 12 मास के अंत में सोहेल के निवेश से सोहेल और त्रिशला के लाभ को 25% के अनुपात में बांटा है, तो त्रिशला ने कितना निवेश किया है। तो माना त्रिशला ने 100 रुपये निवेश किया, तब कितना दिया है 2250 रुपये, और कितना हो जाएगा 12 मास, तो 12 हो जाएगा, और बट्टे कह रहा है मान लो त्रिशला ने कितना करा था 100 रुपये, तो 100 गुणे हो जाएगा 12 माइनस इसमें कह रहा है अंत में त्रिशला ने जो है 3 मास, त्रिशला ने 3, तो 12 में से 3 घटा दो, और गुणे कह रहा है कितना हो जाएगा, ये 25 दिया है, 25 बटे कितना दिया है 24, और जब इसको सॉल्व करोगे तब आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 2880। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 2880। अगला क्वेश्चन कह रहा है 43 नंबर का कि जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है। उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 56 है, जबकि श्यामल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत कितना हो जाएगा। तो औसत बराबर कितना है पहले दीजिए, यहाँ पे दिया है कि जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत दिया है 70, उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त औसत कितना दिया है 56, तो हो जाएगा 56, जबकि श्यामल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 75 प्लस 56 और प्लस हो जाएगा 78। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 75 प्लस 56 प्लस हो जाएगा कितना 78। जो इसको जब है टोटल 3 है तो 3 कर दोगे, अब इसको सॉल्व कर लोगे, इसको जोड़ के जब कट करोगे 3 से तब आ जाएगा 68। तो इसका आंसर हो जाएगा 68। अगला क्वेश्चन दिया है 44 नंबर का कि 15:1 मतलब समानुपाते जो है 5 इतना दिया है। तो कह रहा है x अनुपाते y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × x, ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 गुणे y, और जब भी x अपान y निकालोगे तो आ जाएगा 3:1। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। ठीक, फिर देखो अगला क्वेश्चन देखो
दिया है कि 1200 रुपये को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है तो अर्जित ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे देखो 45 का क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे ब्रैकेट में हो जाएगा 100 प्लस दर बटे 100 और उस ब्रैकेट के ऊपर समय माइनस मूलधन। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना दिया है 12, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 1200 और गुणे क्या करें 10% वार्षिक ब्याज मतलब 110 बटे 100 हो जाएगा और 2 साल के लिए तो 2 बार करो 110 बटे 100 और माइनस का 1200। ठीक, अब इसी को जब सॉल्व करोगे तब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तब आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा 252। इसका आंसर हो जाएगा 252, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। काम का छठा हिस्सा पूरा करने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगता है। तो कुल काम कितना दिया है 60 दिया है, 60 गुणे कितना हो जाएगा 36 दिया है, 36 दिन लगाते हैं मतलब 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन का समय लगाते हैं। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 36, 6 से जब करोगे तो 216, 36 छक्का 216 जीरो लगा दो कितना हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक काम का छठा हिस्सा होने पर 1/6 भाग पूरा होने में लगा समय कितना हो जाएगा 36 गुणे 1/6 हो जाएगा। जब इसको निकालोगे छक्का 36 6 दिन निकल के आ जाएगा। ठीक, 6 दिन निकल के आ जाएगा। अब कह रहा है पहले मान लो कि समय जो है समय जो शेष बचता है वो 1 दिन मान लो, तब क्या हो जाएगा 2100 नहीं 216 लिखा है 200 मतलब 2016 2160 और गुणे कितना छठा हिस्सा मतलब 1/6 और प्लस हो जाएगा 60 और गुणे ये हो जाएगा 1 में से 1/4 और गुणे x और बराबर हो जाएगा 2160। अब जब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 40 दिन। ठीक, x की वैल्यू निकालोगे 40 दिन तब क्या हो जाएगा, अतः काम पूरा होने में लगा समय कितना हो जाएगा 40 और 6 उधर दिया था तो 46 दिन हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, आप लोग लगा लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिन में काम का कितना भाग पूरा होगा। तो भाग बराबर कितना पहले दिया है, कितना दिया है 28 गुणे 90, पहले 28 गुणे 90 हो जाएगा और बटे कितना दिया है 42 और 75 दिया है तो 42 गुणे 75 हो जाएगा। और कह रहा है कितना हो जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे इसको टोटल तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 4/5। जब इसको गुणा करोगे तो ऊपर आ जाएगा 180। यहाँ पे दिया है किसी घर को बनाने के 42 व्यक्तियों को इतना, हाँ ठीक है। तो इसको जब इसको गुणा करके कट करोगे तो 4/5 आ जाएगा। ठीक, इसका आंसर 4/5 हो जाएगा, ये बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर अधिक तेज गति से साइकिल चलाता है तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे कम समय लेता है। प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटा से चलाई है। तो दूरी बराबर होता है चाल का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणे समय का अंतर हो जाएगा। तो इसको निकाल लीजिए। मान लीजिए कि उसकी वास्तविक चाल x किलोमीटर है तो क्या हो जाएगा ax गुणे x + 3 हो जाएगा अपान हो जाएगा 3 और बराबर गुणे क्या हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 4 और बराबर कितना हो जाएगा 240 दिया है। ठीक है, अब इसी को जब सॉल्व करोगे यहाँ पे विकल्प में अगर सी वाला विकल्प जो 12 है x की वैल्यू 12 रख दोगे x की जगह पे तो ये इस समीकरण संतुष्ट कर देगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है। पानी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो माना शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी x हो जाएगी तथा जो धारा है धारा का वेग y किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा, ये 135/4
7.5 हो जाएगा। तो जब इसको कट करोगे इससे तो कितने में कट जाएगा, 18 बार, 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब x माइनस वाई कह रहा है, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा, कितना दिया है, 48/4 हो जाएगा, 48/4। जब इसको कट करोगे तो हो जाएगा कितना, 12 चौक 48 होता है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समीकरण 2 मान लो और इसको समीकरण जो है 1 मान लो। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 में से जब घटाओगे तब y की वैल्यू आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इजी है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो बॉड मास का रूल निकाल लेना। पहले इतने को सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो 4 से कट करो तो क्या हो जाएगा, 4 × 1 = 4 हो जाएगा। ठीक, और 4 × 1 = 4 और यहाँ पे बचेगा 2, 4 × 5 = 20, 15 आ जाएगा और 15 × 5 = 75 हो जाएगा। और 75 में से जब 75 यहाँ पे हो जाएगा, पर यहाँ पे जब मतलब सॉल्व करोगे यहाँ हो जाएगा, कुल मिला के जब इसको कटपेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया है, क्या दिया है, 113 इतना पूरा दिया है। ठीक है, अब इसको जब आप ऐड करोगे तो इसका मान आ जाएगा डी ऑप्शन, मतलब 125.5543। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि इतने मतलब 7/16 और 7/48 में अंतर, तो इसको 7/16 में से 7/48 जब घटाओगे तब आ जाएगा 7/24। अगला क्वेश्चन है कि 16, 24 और 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें जब निकालोगे इसका 16, 24 और 28 का जब एलसीएम लोगे तब आ जाएगा 336। और मान लो कुछ के या एक्स, और जब के की वैल्यू यहाँ पे ऑप्शन में से, मतलब के की वैल्यू जब आप 29 रखोगे तो 29 जब रखोगे तब जो है रखने पर क्या हो जाएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तब हो जाएगा यहाँ पे 326, ये जो निकल आएगा 300 कितना आया है, हाँ 336 आया है। 336 गुणे हो जाएगा 29 और जब गुणा करोगे तब आ जाएगा 9744 आंसर हो जाएगा। ठीक, ये वाला ऑप्शन। फिर कह रहा है 160, 720 और 400 का मासा ज्ञात कीजिए। तो जब इसको कट कर दोगे कैसे निकालोगे, इसको निकाल लो, 160 दिया है, 720 दिया है और दिया है 400। ठीक, जब इसको सॉल्व करोगे 2 से कट करो, 2 × 8 = 16, 0 उतार लो, फिर 2 × 3 = 6 और फिर कितना हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 0 उतार लो और यहाँ 2 × 2 = 4, तो 200 हो जाएगा। फिर इसको कट करो, हो जाएगा 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16 और 0, 2 × 1 = 2, 0 0। ठीक है, फिर 2 से करो, 2 से 2 × 2 = 4, 20 और 2 × 9 = 18, 0 और 2 × 5 = 10, 0। फिर अगला करो 2 से, 2 × 1 = 10 हो जाएगा और 2 चौक 8 और 2 पंचे 10 और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 2 पंचे 10। फिर कट करो, 5 से कर दो, 5 × 2 = 10, 5 × 9 = 45 और 5 × 25। अब ये निकल, अब जब इसका मासापा करोगे, गुणा 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16 और 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16 और 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80। रुक जाओ 1 सेकंड, जब इसका मासा निकालोगे तो यहाँ से देखो 2, यहाँ देखो ऐसे निकालोगे तब इसका हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16 और 16 पंचे 80 हो जाएगा। 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16 और 16 और 16 × 2 = 32, 16 × 43, 16 × 4 = 64, 16 पंचे 80। तो इसका आंसर हो जाएगा 80। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर देखो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है
इसका सी ऑप्शन सही होगा। कह रहा है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखो पूर्ण वर्ग नहीं है तो मतलब क्या हो जाएगा, जो दिया गया विकल्प है इसमें से जब जो ये वाला है 20, 16, 3, ये वाला एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या का जो इकाई का अंक है वो 2, 3 और 7 और 8 नहीं होता, और इसमें क्या है 3 दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 56 नंबर का क्वेश्चन है कि ये 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या हो जाएगा। तो 264 दिया है, 264 गुणे 13 बटे कितना दिया है 31 और प्लस कितना है 13। जब इसको कट करोगे ऊपर आ जाएगा कितना 264 गुणे ऊपर 13 बटे, इसको जब ऐड करोगे कितना 44। जब इसको कट करोगे टोटल तो आंसर आ जाएगा 78। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं तो अर्हता प्राप्ति अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या होगा। तो कट ऑफ क्या हो जाएगा 650, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 650 गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 72 दिया है, 72 बटे 100 कर देना, ऐसे करोगे 650 गुणे जो है 72 बटे 100। देखो कह रहा किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक कितना है 650 है तो अर्हता प्राप्त अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या होगा। तो 650 बटे 72% मतलब गुणे 72% हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तब इसमें कितना आ जाएगा 600 मतलब 468, इसको कट करोगे तब 468 हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला मानसिक अभिरुचि या बुद्धिलब्धि या तार्किक क्षमता आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है तो उत्तर आपको पता है ये हो जाएगा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो जो अतुल है उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ये मान लो 5 किलोमीटर चला, ठीक। फिर कह रहा है कि वो बाईं ओर जो है बाईं ओर मुड़ जाता है, तो इसका बाईं ओर मुड़ना कितना हो गया, इसका बाईं ओर मुड़ना हुआ 3 किलोमीटर, ठीक है। बाईं ओर इधर ही तो मुड़ेगा, 3 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि 3 किलोमीटर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर ये 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान इसका कहाँ था, यहाँ पे थे, तो यहाँ से ऐसे करो तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये था उत्तर और ये क्या है पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम दिशा में, मतलब अतुल अपने प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है नीचे एक तर्क और जो है कथन वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसको देखिए पहले पढ़ लीजिए, यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे पहले देखिए तर्क क्या है, पहले कथन पढ़ लीजिए, ठीक है। कह रहा है क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो इसका तर्क दिया है कि हाँ, इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। और फिर सेकंड दिया नहीं, इस निर्णय से निर्यात उद्योग की नौकरियां समाप्त हो जाएंगी, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, यदि सरकार दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाती है तो देश में दाल अधिक होने के कारण उसकी कीमत कम हो जाएगी, अतः जो है तर्क जो है पहला केवल मजबूत है, तो यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर है इसमें तर्क वाला ही दिया है, कथन दिया है क्या अंतर्जातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, तो इसका पहला तर्क दिया है हाँ, यह जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा। दूसरा कह रहा है नहीं, ये हमारी भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगा, तो ये कौन सा सही हो जाएगा इसका, जैसे कथन में जो दिया है उसके अनुसार भारत में अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करना चाहिए, जिससे इस जाति व्यवस्था की प्रथा को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन भारतीय परिवार प्रणाली नष्ट कर देगा, यह उचित नहीं है, ठीक। तो ये तर्क जो है पहला मजबूत है। अगला कह रहा है कि खेती का मानसून से वही संबंध है जो बाजार का मांग से संबंध है, मतलब जिस प्रकार मानसून के आने से खेती अच्छी होती है उसी प्रकार मांग बढ़ने से बाजार अच्छा होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का, कि कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले से संबंधित है। कह रहा है दवा डिस्पेंसरी, तो बंदूक का क्या हो जाएगा, तो जिस प्रकार दवा जो है
डिस्पेंसरी मतलब औषधालय, डिस्पेंसरी का मतलब औषधालय में रखा जाता है, उसी प्रकार बंदूक जो होता है वो शस्त्रागार में रखा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृत्त का चाप से वही संबंध है जो घर का कमरे से है। मतलब जिस प्रकार वृत्त की परिधि के छोटे हिस्से को वृत्त का चाप कहते हैं, उसी प्रकार घर के एक छोटे से हिस्से को घर के मतलब हिस्से को घर का क्या बोलते हैं, कमरा बोलते हैं। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद जो है पहले पद से संबंधित। जैसे शर्ट पैंट, तो ताले का क्या हो जाएगा, तो शर्ट जो है पैंट ताले का चाबी हो जाएगा। ठीक, जिस प्रकार का संबंध शर्ट और पैंट के बीच है उसी प्रकार का संबंध ताला और चाबी के बीच है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आ गया, इतने का इतना कोड दिया है, उसी प्रकार संबंधित है जैसे पी ओ पी क्यू का किससे होगा। तो आपको पता है जो ई दिया है, ये ई में जब 2 ऐड करोगे तो हो जाएगा 7, और एफ में जब प्लस 2 ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा, और जी में जब जो है प्लस 2 ऐड करोगे तो 9, और जब ऐसे ही सब में 2 ऐड करोगे, ओ में प्लस 2 ऐड करोगे तो हो जाएगा 17, ऐसे पी में जब प्लस 2 ऐड करोगे तो हो जाएगा 18, और क्यू में प्लस 2 ऐड करोगे तो 19। तो 17, 18, 19 किस में आ रहा है, ए ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है करेक्ट प्रश्नवाचक के स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई दिया है, ई 5 होता है और बी कितना होता है 22, तो 22 और 5 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 27। ठीक है, इसका 5 इसका 22 दोनों को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 27। ऐसे जे का होता है 10 और क्यू का होता है 17, तो 10 और 17 कितना हो गया 27, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर चूँकि यहाँ पे जो है सभी अक्षरों के स्थानीय मान को आपस में जब 2 बार जोड़ा जाता है तब हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, सबका निकाल लिया गया है, जो स्थानीय मान है उसको ऐड कर दिया जाता है। अब 67 देखो, 67 नंबर का क्वेश्चन ये दिया है, कह रहा नीचे प्रश्नवाचक के स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है। तो इसमें देखो कह रहा है कि बी का देखो, बी में जब प्लस 2 ऐड करोगे, ठीक है, बी में प्लस 2 ऐड करोगे तब हो जाएगा 4, और सी में जब प्लस 3 ऐड करोगे तब हो जाएगा 6, और जब ई में प्लस 5 ऐड करोगे तब हो जाएगा 10। ऐसे ही यहाँ पे भी करो, तो के में प्लस 11 ऐड करोगे तब हो जाएगा क्या, के का 22 होता है, 22 मतलब के में जब प्लस 11 ऐड करोगे तब हो जाएगा 22, और यम का 13 होता है, तो मतलब यम में प्लस 13 ऐड करोगे तो हो जाएगा 26, और क्यू में जब 17 प्लस करोगे तब 34 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, यहाँ पे जैसे है, यहाँ सभी अक्षरों के जो स्थानीय मान को आपस में 2 बार जोड़ा गया है। ठीक है, जैसे के का कितना था, मतलब के का 11 होता है, 11 दूना 22 हो गया, और 13 दूना 26 हो गया, 17 दूना कितना हो जाएगा 34। ठीक, अब उन सबको लिख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ज्योतिष शास्त्र का भविष्य, तो वनस्पति शास्त्र का क्या हो जाएगा। तो जिस प्रकार ज्योतिष शास्त्र से भविष्य का अध्ययन करते हैं उसी प्रकार वनस्पति शास्त्र से पौधे का जो है अध्ययन करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या होगा। तो यहाँ पे देखो बी है, ठीक है, बी में प्लस 2 ऐड करोगे तब यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा डी, और फिर डी के बाद कितना हो जाएगा जो है ई में जब प्लस 2 करोगे तब जी हो जाएगा, ई में प्लस 2 करोगे तो जी हो जाएगा। ऐसे ही जब आगे बढ़ते जाओगे और यहाँ जो एच है, एच में प्लस 2 ऐड करोगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जे हो जाएगा। ऐसे ही सबका कर लोगे तो जो लास्ट में जो है ई का, ये वाला ई जो है, ई में ऐसे जब करते जाओगे तो लास्ट में निकल के आ जाएगा JMP। अगला क्वेश्चन है कि निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या होगा। तो यहाँ पे देखो ए दिया है, ए ई आई ओ यू, ये वावेल हो गया। तो यहाँ से उल्टा से जैसे देखो यहाँ पे ई आई ओ यू, तो यहाँ पे आगे क्या रहा होगा, ए रहा होगा। ठीक, ए ई आई ओ, तो यहाँ पे यू हो जाना तो चाहिए, तो यू और ए आएगा। तो ये कितना सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रृंखला को आगे क्या, मतलब श्रृंखला में आगे क्या आएगा। तो यहाँ पे सी है और सी में जब +3 ऐड करोगे तो एफ हो जाएगा। सी में +3 ऐड करोगे तो एफ हो जाएगा और एफ में +3 करोगे तब आई हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही जब 3 ऐड करोगे तो लास्ट में आ जाएगा येलो। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्न संख्या श्रृंखला में आगे क्या होगा। तो यहाँ 12 दिया है, 12 में जब 11 ऐड करोगे तब 23 हो जाएगा और 23 में 11 ऐड करोगे 34 हो जाएगा, 34 में 11 ऐड करोगे तो 45, 45 में जब 11 ऐड करोगे तो 56 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न संख्या श्रृंखला में आगे क्या होगा। तो यहाँ पे 151 दिया है, 151 को जब इस तरह ऐड करो, जैसे 5 1 देखो 1 और 5 कितना हो गया 6, 6 1 7, तो यहाँ पे 7 आ गया। ऐसे 181 को जब करोगे तो 1 8 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, तो यहाँ पे 10 आ गया। ठीक, ऐसे 2 1 3 और 1 4 हो जाए तो 4 हो जाए, और 2 4 2 6 1 7, तो यहाँ पे 7, आंसर नंबर 7 हो जाएगा। ठीक है, मतलब सी। फिर कह रहा है श्रृंखला में अगली संख्या क्या आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे 22 25 दिया है और 22 25 में जब आप 64 ऐड करोगे तो 22 89 हो जाएगा यहाँ, और जब 22 89 में 72 ऐड करोगे तब हो जाएगा 23 61, और जब 23 61 में जब आप 80 ऐड करोगे तो 80 ऐड करोगे तो यहाँ हो जाएगा 24 41, 24 41। ठीक, आपको पता है कि 64 जो अभी इसमें ऐड करो, इसमें 64 ही तो ऐड करे हो, 64 और इसमें कितना ऐड करे थे 72, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है 8 का, तो ऐसे ही इन दोनों के बीच में अंतर 8 आना चाहिए, तो मतलब 72 और 80 के बीच में 8 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो यही इसीलिए 8 हो जाएगा, तो इसमें 24 41 हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा 24 41। ये देखो 24 41 फिर कह रहा है इसमें अगली संख्या कौन सी आएगी। तो इसमें देख लो 315 दिया है, 315 में जब 2 ऐड करोगे प्लस का 2 तो यहाँ हो जाएगा 317, और 317 में +5 ऐड करोगे यहाँ पे +5 तो हो जाएगा 322 हो जाएगा, और 322 में जब प्लस का 7 ऐड करोगे तो हो जाएगा 329, और 329 में जब प्लस का 11 ऐड करोगे तब 340 हो जाएगा। 340 में जब प्लस का 13 ऐड करोगे, प्लस का यहाँ पर 13, तब यहाँ पे हो जाएगा 353, तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, बी। ठीक है, ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए एक व्यक्ति 45 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। ठीक, इस वाले क्वेश्चन में देखियो आप अभाज्य संख्या लिया गया है। ठीक है, तो देखो घड़ी की सुई की दिशा में कितना दिया है 45 डिग्री। अब फिर घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में अगर आप करोगे तो हो जाएगा 180, ये सुई की दिशा। ठीक है, सुई की दिशा। अब देखो जब इसको दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा, 5 और ये 8 4 कितना हो जाएगा 12 2 1 1 2, मतलब 225 डिग्री। ठीक, तो अब इसका मुंह जो किधर हो जाएगा घुमाओगे उधर, मतलब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा क्या उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब आया कितना है ये 200, ये घड़ी की सुई की दिशा में था, तब अब यहाँ पे आ गया है, कहाँ पे आ गया है मतलब पूर्व और दक्षिण दिशा में है, और जब यहाँ से जब वो घूमेगा कितना 225 डिग्री तो आ जाएगा उत्तर की दिशा में, तो उत्तर आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। देखो 76 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 77 नंबर का, कि उस विकल्प का चुनिए, उस विकल्प मानो जैसे कह रहा है मानव जाति जो होता है वो सिस्मोलॉजी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कह रहा है जिस प्रकार जो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए पहले, कह रहा है उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से वही संबंध साझा करता है जो दूसरा पद पहले से साझा करता है। कह रहा है एथनोलॉजी मानव जाति, और फिर कह रहा है सिस्मोलॉजी का क्या हो जाएगा। तो जिस प्रकार एथनोलॉजी में मानव जाति का अध्ययन करते हैं उसी प्रकार सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन करते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 78 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि वेन आरेख, मतलब निम्न वेन आरेख उन व्यापारियों के बारे में जानकारी दिखाता है जो व्यापार करते हैं। तो देखो यहाँ पे कह रहा है करते हैं, और कह रहा है कितने व्यापारी केवल गेहूँ और चने का व्यापार करते हैं, केवल गेहूँ,
मतलब ये कह रहा है केवल गेहूँ और केवल चने। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तब केवल गेहूँ और चनों के व्यापारियों की संख्या कितनी है, 2 है। केवल गेहूँ और चना दोनों करते हैं तो ये वाला हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। और फिर कह रहा है केवल चावल और गेहूँ, केवल चावल और गेहूँ जब करोगे, केवल ये वाला देखो चावल और ये गेहूँ, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 20 वाला आ जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि अनुपात पूछा है तो कितना हो जाएगा, 2:20 हो जाएगा। तो 2 1 कम 2 यानी कि 1:10 हो जाएगा। ठीक, 1:10 हो जाएगा। अब कह रहा है कि केवल जो है चावल और गेहूँ, कह रहा है कितने व्यापारी केवल गेहूँ और चने का व्यापार करते हैं। तो जब केवल गेहूँ और चने का अनुपात निकालोगे तो कितना, यहाँ 20 हो जाएगा और जो है ये 65 हो जाएगा, केवल चना जो पूछा है। तो इन दोनों का जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 20:65 हो जाएगा। और जब इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 5 एक कम 5 थे 15, 5:13, मतलब 4, यहाँ 5 चौक 20 हो जाएगा, 4:13 हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड, ये 78 नंबर का क्वेश्चन था ना, तो 1 सेकंड, फिर से 1 सेकंड हम दूसरा क्वेश्चन लगा लिए, ध्यान नहीं दिए। देखो 78 क्वेश्चन फिर से देख लो, हम दूसरा क्वेश्चन लगाने लगे थे। कह रहा है निम्न आरेख में उन व्यापारियों के बारे में जानकारी दिखाता जो व्यापार करते हैं। कह रहा है कितने व्यापारी केवल गेहूं और चने का व्यापार करते हैं। तो केवल कह रहा है गेहूं और चने का व्यापारी, तो गेहूं का इतना हो गया, देखो यहाँ पे गेहूं ये है और चना ये वाला है। ठीक, तो इसमें से कह रहा है कि इन सब में कौन से ऐसे व्यापारी हैं जो केवल गेहूं और चना दोनों का करते हैं। तो जो इसमें भी आना चाहिए इसमें भी आना चाहिए, तो एक ऐसा ही ये संख्या 2 है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वेन आरेख में उन व्यापारियों के बारे में जानकारी दिखाता है जो व्यापार करते हैं। तो देखो व्यापार करते हैं, कह रहा है केवल गेहूं और चने के व्यापारियों की संख्या का चावल और गेहूं के व्यापारियों के साथ अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ जब गेहूं और चना के व्यापारियों की संख्या निकालोगे तो यहाँ पे गेहूं ये वाला हो जाएगा। ठीक, ये इतना गेहूं और ये है चना, तो गेहूं और चना के व्यापारियों की संख्या केवल 2 है। और कह रहा है केवल जो चावल और गेहूं, केवल चावल और गेहूं जब पूछा जाएगा, ये चावल हो गया और ये गेहूं, चावल और गेहूं केवल सिर्फ क्या है, 20 है, तो ये 20 हो जाएगा। ठीक, अब जब इनका अनुपात निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम कर जाएगा 10, 1:10 आ जाएगा। अब इधर देखो इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना ही तो पूछा है, आंसर नंबर ये हो जाएगा। ठीक, अब हम 80 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर में कह रहा है कि वेन आरेख उन व्यापारियों के बारे में जानकारी दिखाता है जो व्यापार करते हैं। कह रहा है कि केवल चावल और गेहूं के व्यापारियों की संख्या का चने, मतलब केवल चने और व्यापारियों के साथ अनुपात क्या होगा। तो आप इसको देख लीजिए, कह रहा है कि केवल चावल और गेहूं क्या हो जाएगा, केवल चावल, ये चावल वाला हो जाएगा और ये गेहूं वाला हो जाएगा। तो केवल चावल और गेहूं क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, अनुपाते क्या पूछा है, केवल चना कितना है, ये केवल चना अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो अनुपाते 65 हो जाएगा। तो 5 से कट कर दो, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, मतलब 13 5 65, तो 4:13 हो जाएगा इसका आंसर, ये पूरा ऑप्शन 6। फिर अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है पाई चार्ट दिया है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। कह रहा है कि बार चार्ट में वर्ष 2016-2017 में कंपनी एबीसी की 5 शाखाओं A1 A2 A3 A4 और A5 के से कलाई घड़ियों की बिक्री के बारे में जानकारी देती है। तो इसको सॉल्व करिए, ये कौन सा नंबर है यहाँ, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा क्या, 0 प्लस यहाँ ये 0 हो जाएगा। कह रहा है वर्ष 2016, ठीक है, वर्ष 2016 के लिए सभी शाखाओं की कुल बिक्री, मतलब करोड़ में, वर्ष 2017 से बिक्री के का अंतर क्या है। तो 2017 तक, ठीक है, पूछा है।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंतर पूछा है तो पहले हो जाएगा 0 प्लस कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, प्लस का 15 और प्लस का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और प्लस का 25 हो जाएगा। इतना पूछा है। कह रहा है कि कुल बिक्री वर्ष 2017 से क्या अंतर है, 2016 से 2017। ठीक, अब 2017 का देखो, ये जो है ब्लैक वाला ये 2016 का दिया है, 16 का दिया है। देखो ये ब्लैक वाले ये 16 का है। ठीक है, तो देखो 0 हो गया, और 0 के बाद क्या हो जाएगा, 10 हो गया ये। ठीक है, 0 आ रहा है, 10 आ रहा है, और ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया। तो 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 के बाद क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा। ठीक है, 25 और 30। अब इसमें कह रहा है कि क्या कह रहा है, इसको देखो, इसमें से माइनस क्या करोगे, माइनस आप कर दोगे। देखो कह रहा है कि दूसरा वाला कब निकाल लो, तो हो जाए दूसरे का निकालोगे तब हो जाएगा 5 प्लस 15 और प्लस का हो जाएगा 25, और 25 के बाद में हो जाएगा कितना, 10। और जब इसको सॉल्व करोगे तब करोड़ में आ जाएगा 10। ठीक है, इसका आंसर 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा है बार चार्ट में वर्ष 2016-17 में कंपनी ABC की 5 शाखाओं A1, A2, A3, A4, A5 कलाई घड़ियों की बिक्री, एक सेकेंड, हाँ, बिक्री जो है के बारे में जानकारी दी गई है। कह रहा है वर्ष 2016 के लिए सभी शाखाओं की कुल बिक्री से वर्ष 2017 में बिक्री में क्या अंतर है, लेकिन ये करोड़ में होना चाहिए। तो वर्ष 2017 में जो है ये वाला 2017 में ये सब दिखा रहे हैं जो ये है। ठीक है, तो 2017 में क्या हो जाएगा, A2 प्लस A4 हो जाएगा, A2 और प्लस A4 हो जाएगा, और माइनस मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाए 2016 में देख लेते हैं। 2016 में जब करोगे तो A2 प्लस A4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आ जाएगा, और प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक, प्लस का 30, और इसको जब घटा दोगे तो 15 प्लस 15 हो जाएगा। जब इसको निकालोगे 40 प्लस 30 हो जाएगा, बराबर का 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर 10 हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग है। तो आकृति जो D है, ठीक है, D अन्य से भिन्न है क्योंकि इसमें जो है 12 बिंदु हैं। ठीक है, और जबकि अन्य सभी में कितने हैं, 10 है। D में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 हैं, और जब सबको गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 है, इसमें 10, इसमें 10, इसमें 10, इसमें 10, लेकिन इसमें 12 है, तो इसीलिए जो है D ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो शेष से भिन्न है। तो इस जो ये आकृति नंबर A है ये अन्य से भिन्न है क्योंकि इसमें जो है सभी आकृति जो है छोटी छोटी रेखाओं से भरी है, जबकि अन्य सभी विकल्प में क्या है, 2 आकृति ही छोटी छोटी संख्याओं से भरी है। ठीक है, 2 आकृति जो छोटे छोटे से भरी हैं। ठीक, तो इसको ध्यानपूर्वक देख लेना। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 85 नंबर का कि उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग है। तो ये D आकृति जो है ये अन्य से भिन्न है क्योंकि इस चित्र को ऊर्ध्वाधर जो है काट कर अलग किया, जबकि अन्य सभी चित्र को जो है क्षैतिज से काटा गया। इसको ऐसे काटा गया है लंबा लंबा, और सबको ऐसे क्षैतिज में काटा गया है। ठीक, इसीलिए। अब अगला क्वेश्चन 86 नंबर का देखते हैं। ये कह रहा है कि उस शब्द का चयन करें जो शेष 3 विकल्पों से अलग है। तो देखो इसमें फिर क्या हो जाएगा, विकल्प A जो है चमगादड़, ये अन्य से भिन्न है क्योंकि ये एक स्तनधारी प्राणी है, जबकि अन्य सभी पक्षी वर्ग में आते हैं जो अंडे भी देते हैं। फिर हम 87 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, उस शब्द का चयन करें जो शेष 3 विकल्पों से अलग है। तो मगरमच्छ जो होता है वो अन्य से भिन्न है क्योंकि ये सरीसृप वर्ग में आते हैं, जबकि कुत्ता, बिल्ली और लोमड़ी स्तनधारी जीव
जीवों के श्रेणी में आते हैं, ठीक है, तो इसलिए मगरमच्छ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस बैंक के नाम का चयन करें जो शेष 3 विकल्पों से अलग हैं। तो फेडरल बैंक जो होता है वो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, जबकि अन्य सभी बैंक जो है राष्ट्रीयकृत है, अतः क्या हो जाएगा, फेडरल बैंक अन्य से भिन्न है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस आकृति का चयन करें जो शेष से भिन्न है। तो जो BDE का दर्पण प्रतिबिंब जो हो जाएगा BDE हो जाएगा, BED, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ये जब आप इसको बनाओगे देखो BDE, इसको जब आप दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, इस तरह बनेगा, ऐसे ED और B, ठीक, तो इसीलिए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग है। तो इसमें देखो ये वाला जो अभी इसको पढ़े हो ना, हाँ, ये वाले में जो है इसका प्रतिबिंब आपने बनाया, मतलब BDE का दर्पण प्रतिबिंब जो हो जाएगा वो EDB हो जाएगा। तो विकल्प A, B और D में, मतलब A, B और D में है, तीनों में दिख रहा है, E भी दिख रहा है सही, और D भी दिख रहा है, और B भी दिख रहा है, जबकि जो F है वो दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, ये सीधा सीधा बना है, अतः जो है C जो है वो क्या हो जाएगा, अन्य से भिन्न है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 90 उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग हो, ठीक है, तो इसको देख लो। देखो आकृति जो D है, ठीक, D अन्य से भिन्न है क्योंकि इसमें वृत्त के 2 भाग छोटी रेखाओं से भरी हैं, ठीक है, जबकि अन्य सभी वृत्त का 1 भाग छोटी रेखाओं से भरी हैं, ठीक है, इसीलिए D सब में एक है लेकिन इसमें अलग अलग। फिर है उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग है। तो चित्र जो है A, B और C घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रही हैं, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूम रही हैं, ठीक है, जबकि D जो है वो घड़ी की दिशा में घूम रही है, पहले इधर आवा, फिर इधर आया, फिर इधर आया, ठीक है, लेकिन ये सब क्या कर रही हैं, ये ऐसे घूम रही हैं, ये यहाँ से, ठीक, इधर भी देखो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो इसीलिए डी ऑप्शन सही हो जाए। फिर कह रहा है निम्न आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करिए। तो जब इसको कुल वर्ग करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा, जब सबका स्क्वायर करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, मतलब 1 प्लस क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 और प्लस ये जो ABC वाले जो छोटे छोटे वाले हैं, तो ए से लेके एच तक करोगे तो कितना हो जाएगा, कुल जब आप निकालोगे तो 22 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखो यहाँ कर दोगे प्लस का A, ठीक, इसको मान लो, ठीक है, यहाँ पे मान लो A, इसको A, इसको मान लो B छोटे वालों के, और इसको C, इसको मान लो D, और इसको मान लो E, और फिर इसको मान लो F, और फिर इसको मान लो G, इसको मान लो H, ठीक, और जो इधर है देखो 1 2, ये 3 के बाद क्या करोगे, और इधर से जब गिनोगे तो ये 2, इधर 3 हो जाएगा, और इनको देखो 3 का स्क्वायर हो गया, फिर A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E और प्लस F और प्लस का G और प्लस का H। अब जब इनको सबको निकालोगे तो 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 और प्लस क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 और प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अब जब इन टोटल को गिनोगे तो हो जाएगा 22, अतः क्या हो जाएगा, कुल वर्गों की संख्या 22 हो जाएगी। अब करें निम्न आकृति की दर्पण छवि की पहचान करिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्न आकृति का जो है सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा हो जाएगा, इसका जब आप निकालोगे तो कैसे हो जाएगा, इसमें तो C है कि मेरे हिसाब से तो B होना चाहिए, ठीक, तो इसको आप लोग लगाइएगा, लेकिन B हमारे हिसाब, दोनों हमको सही लग रहा है, बाकी देखिएगा आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन 93 नंबर का क्वेश्चन देखिए, करण निम्न आकृति की दर्पण
अब 94 का नंबर देखते हैं। कह रहा है जब बिंदीदार रेखा पर पारदर्शी शीट बाईं ओर नीचे दर्शाया हुआ को मोड़ दिया जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तब क्या हो जाएगा, जब आप इसको मोड़ोगे मोड़ दोगे तो कैसा हो जाएगा, इधर को चला जाएगा। ठीक, कह रहा है बिंदीदार रेखा पर जब प्रश्न आकृति आप मोड़ोगे तब उत्तर कैसा प्राप्त हो जाएगा, ए की तरह। तो इसीलिए आंसर ये हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, कह रहा है निम्न आकृति की पानी में छवि क्या होगी। तो यहाँ पे जब इसका छवि दिखाओगे तो ये उल्टा दिखाई देगा, मतलब डब्लू का अगर निकालोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा और एन जो है ऐसे बन जाएगा। तो ये प्रश्न आकृति का जो है सही क्या हो जाएगा, जल प्रतिबिंब जो है उत्तराकृति ए में दिखाई देगा। फिर ये देखो इस तरह बन जाएगा। फिर देखो आकृति एक्स में दिखाए गए अनुसार निम्न सीट में से एक बॉक्स बनाया जा सकता है जिस ओर यल लिखा है, इसकी विपरीत मतलब अपोजिट दिशा में कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ पे के है तो के का अपोजिट एम हो जाएगा और यल का ओ हो जाएगा, यल का क्या हो जाएगा ओ, फिर एन का पी हो जाएगा। ठीक, तो के का एम, यल का ओ हो जाएगा और एन का पी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यल का विपरीत फलक क्या हो जाएगा, यल का विपरीत फलक वो हो जाएगा। ठीक, अब 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अनु अपनी मित्र के साथ एक स्टेटस अवार्ड के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। अवार्ड एक निश्चित समय के भीतर मौखिक प्रस्तुति के माध्यम से निर्णित किया जाता है। अनु समय सीमा में अपनी प्रस्तुति पूरा करती है और उसकी मित्र को जूरी द्वारा निश्चित समय से अधिक समय तक बोलने की अनुमति दी जाती है। इस पर अनु द्वारा की जाने वाली सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तो मतलब अतः क्या हो जाएगा, इस भेदभाव के लिए उच्च प्राधिकारियों से शिकायत दर्ज करना चाहिए। तो ये हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी दिया है, कह रहा है 19वीं संख्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे फार्मूला होता है a+n-1d में जब फार्मूला रखोगे तो यहाँ पे a बराबर क्या दिया है, 7 दिया है। ये 7 प्रथम पद ये बराबर 7 और सर्वांतर d हो जाएगा, d मतलब 6। 13 में से 7 गया कितना बचेगा, 13 में से 7 गया 6 बचेगा। d ऐसे निकाला जाता है द्वितीय पद माइनस ए पद। फिर जो अंतर होता है जब इसका फार्मूला में रखोगे a+, फार्मूला होता है a+, ये सब इंटर में है n-1d। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a बराबर दिया है 7 + 19 और -1 गुणे 6। तब जब इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 115। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। तो देखो अगली संख्या कौन सी होगी। ठीक देखो यहाँ पे दिया है 4 में जब 2 गुणा करोगे +1 करोगे तो 9 हो जाएगा और 9 में 2 गुणा करोगे -1 करोगे तो 17 हो जाएगा। 17 में 2 गुणा करोगे और +1 ऐड करोगे तो 35 हो जाएगा। 35 में 2 गुणा करोगे -1 करोगे तो 69 हो जाएगा। 69 में 2 गुणा करोगे और +1 ऐड करोगे तो 139 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर कह रहा है श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी। तो यहाँ पे 4 है, 4 में 3 गुणा करोगे 4 से 12 हो जाएगा। 12 में 4 प्लस करोगे तो 16 हो जाएगा। ऐसे 16 में 5 से गुणा करोगे तो 80 हो जाएगा। 5 से गुणा करोगे तो 80 हो जाएगा और 80 में 6 ऐड करोगे तो हो जाएगा 86। 86 में जो है गुणे 7 करोगे और फिर 86 हो जाएगा और फिर 8 करोगे तो यहाँ आ जाएगा 610। तो आंसर नंबर हो जाएगा, मतलब एक सेकंड, 610। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 101। कह रहा है एक कक्षा की लड़कियाँ एक पंक्ति में खड़ी हैं। एक लड़की दोनों छोरों से क्रमशः 16वीं है। ठीक है, कक्षा में कितनी लड़कियां हैं। तो बाएं छोर से कितना है, बाएं छोर से 16वां है, दाएं छोर से जो है वो बाएं छोर से 16वां और दाएं छोर से 16वां। तो पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 + 16 -1 कर दो तो 32 - 1 कितना हो जाएगा, 31। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है उनमें से सुनील शीर्ष से 7वें स्थान पर है, नीचे से 16वें स्थान पर और नीचे से 16वें स्थान पर है। 4 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 2 इसमें असफल रहे। कक्षा में कितने लड़के थे। तो उत्तीर्ण छात्र में सुनील का ऊपर से कितना है, 7वां स्थान है। सुनील का कितना है, सुनील का 7वां स्थान है, ये 7वां। ठीक,
और कह रहा उत्तीर्ण छात्र में सुनील का नीचे से स्थान कितना है। नीचे, जब नीचे से आप जाओगे तब सुनील का स्थान कितना है। एक सेकंड, यहाँ पे सुनील का कितना है 7वां, और फिर नीचे से कितना है 16वां। और कुल उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, तो ऊपर से प्लस नीचे से सुनील का स्थान -1 कर दो, तो 7 + 16 कितना हो जाएगा, -1, 23 -1 मतलब 22। और अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, 2 है। और भाग नहीं लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 4। तो बता कक्षा में कुल छात्रों की संख्या हो जाएगा 22 + 2 + 4 मतलब 28। आंसर हो जाएगा डी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं छोर से 10वें स्थान पर है और विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। अगर विजय और विक्रम के बीच 11 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो बाएं से कितना है विजय, यहाँ पे विजय, ठीक, बाएं से 10वें स्थान पे है। और विक्रम जो है दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पे है। कौन, विक्रम, ठीक, 7वें स्थान पे है। अब कह रहा है कि 7वें स्थान पर अगर विजय और विक्रम के बीच 11 लड़के हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो है कितना हो जाएंगे, 11 लड़के हैं। ठीक है, कह रहा है कि देखो विजय हो गया इधर 10वें स्थान पर, फिर यहाँ पे जो है 11 लड़के टोटल हो गए, ठीक, और यहाँ पे, ठीक। तो कह रहा है कि अतः पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये 10 और प्लस का 11 और प्लस का 7 यहाँ पे, ठीक है, 7, तो टोटल हो जाएगा 28। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 28। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 28 नंबर, यदि महीने का 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है तो महीने का 21वां दिन कौन सा दिन होगा। तो देखो शुक्रवार से 2 दिन पहले का दिन कितना हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। और बुधवार जो है महीने का 8वां दिन बुधवार होगा। और बुधवार और जो महीने का 21वां दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो बुधवार में जब आप 6 दिन ऐड कर दोगे तब हो जाएगा मंगलवार, ठीक है। और मंगलवार जो हो जाएगा, और 13 को जब 7 से आप भाग करोगे तो 6 बचेगा शेष दिन, ठीक। तो इसका आंसर जो है मंगलवार हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 1 मई को मंगलवार है तो 1 जून को कौन सा दिन होगा। तो 1 मई को मंगलवार है और 1 जून को मतलब मंगलवार से शुक्रवार तक कितना हो जाएगा, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र 3 दिन हो मतलब जुड़ेगा। तो 30 + 3 31 हो जाएगा। 31/7 करोगे 3 दिन शेष बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। कह रहा है कि एक शब्द दिया है, उसका कह रहा है इतने के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पे आप जब करोगे यहाँ पे दिया है, देखो सी और आर जो है, सी इधर सी लिखा है, सी जो सेकंड स्थान पर है। देखो यहाँ पे, एक सेकंड, देखो यहाँ पे दिया है CRI, एक सेकंड, ई वाला लिख लो, यहाँ पे ए वाला लिखो, ठीक है। कौन सा लिख लो, यहाँ पे जब आप लिखोगे, देखो ये वाला लिख लो। यहाँ पे क्या लिखा है, सी मतलब RCJNJLAN। तो यहाँ पे देखो सी जो है यहाँ पे आ गया, आर जो है यहाँ पे आ गया, आई जो है, आई कहाँ आया, आई में 1 जोड़ोगे जब +1 तब जे हो जाएगा। ऐसे एम में +1 करोगे तो एन हो जाएगा। आई में +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ऐसे एन का एन इधर हो गया, यल इधर हो गया, ये इधर हो गया। जब इसी तरह इसका बनाओगे तब आके निकल आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी कोड में इतने को इतना के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसको कैसे कोडित करेंगे। तो इसी तरह आप लोग ये वाला कर लीजिएगा, ठीक है। कहो तो करके बता दें, जिससे यहाँ पे क्या लिखा है इसका कर दीजिए। तो सेम उसी तरह करिए। तो यहाँ पे टी है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे टी होना चाहिए, और यहाँ पे ई हो गया। और आर में +1 ऐड करोगे तो यहाँ पे एस हो जाएगा, और यम में +1 ऐड करोगे तो एन हो जाएगा, और आई में +1 करोगे तो जे हो जाएगा,
और इसका यस इधर ही लिखा जाएगा, टी इधर लिखा जाएगा और ई का सेम लिख जाएगा। तो इसी में देखो ई टी, ये वाला ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, ई टी एस एन जे, ई टी एस एन जे, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ये वाला। तो 107 नंबर का क्वेश्चन देखो, इसमें भी ऐसे कह रहा है कि इसको इस तरह लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखे जाएंगे। तो देखो जी में +1 ऐड करोगे, जी में +1 ऐड करोगे तो एच हो जाएगा, आर में +1 ऐड करोगे तो एस हो जाएगा, ए में +1, मतलब सब में +1 ऐड करा गया है। तो ऐसे जब आप इसका बनाओगे, जी में +1 ऐड करोगे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, यहाँ एच, आर में +1 ऐड करोगे तो एस हो जाएगा, ए +1 करोगे तो बी हो जाएगा। तो एच एस बी किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 108 है कि किसी कोड को इसको इतने में लिखा जाता है, उस कोड में इसको क्या लिखेंगे। तो सी यहाँ पे है, सी में -2 करोगे तो ए हो जाएगा, ऐसे ओ में -2 करोगे तो हो जाएगा यम, तो -2 सब में करोगे तो हो जाएगा। ऐसे जब इसमें -2 करोगे सब में, तब देखो एस में -2 करोगे तो क्यू आ जाएगा, और पी में -2 करोगे तो एन आ जाएगा, ई में -2 करोगे तो सी आ जाएगा, ए में -2 करोगे तो वाई आ जाएगा, और के में -2 करोगे तो आई आ जाएगा। तो ये किस में मिल रहा है, ए ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिसमें उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं। तो देखो यहाँ पे देखो पी जो है, पी, और यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन फिर से और अच्छे पढ़ो कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच। तो देखो गिनो, पी, पी, पी के बाद में आर आता है, तो पी के बाद में आर आता है ना, पी, पी क्यू आर एस टी यू, केवल एक आया ये। और जब इधर से गिनोगे तो देखो पी है, ए से गिनोगे ए बी सी, ए बी सी इधर आ गया। तो इसमें से केवल 2 मतलब ऐसे हैं जो, मतलब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं। तो ये पी और आर, ठीक है, तो 2, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब स्विच शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाता है तो उनके अक्षरों के स्थान में कितने मतलब अपरिवर्तित रहेंगे। फिर से पढ़ो, जब स्विच शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाता है तब उनके अक्षरों के स्थान पर अपरिवर्तित रहेंगे। तो देखो देखो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, ठीक है, SWITCH, और फिर इसको कह रहा है कि स्विच के शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाओ। अब वर्णमाला के क्रम में लगाओ तो पहले क्या आ जाएगा, सी आएगा, फिर एच आएगा, फिर आई आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा, फिर डब्ल्यू। तो इसमें से कौन सा मिल रहा है, ना सी मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है आई, ना ये मिले ना ये मिले, तो एक, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा है, ए। देखो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अब अगला 111 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, वो मेरे पिता के एकमात्र बेटे की दादी की पुत्रवधू है। पुत्रवधू का सुनीता से क्या संबंध है, कह रहा है वो, कह रहा है एक महिला की ओर संकेत करते हुए बोला, एक औरत ने कहा वो मेरे पिता, वो मेरे मतलब वो औरत हो गई, उसके पिता, ठीक है, पिता, वो मेरे पिता के एकमात्र बेटे, एकमात्र बेटे, ठीक है, कोई इसका बेटा रहा होगा, मान लो इस पिता के, एक पिता के बेटा, कोई बेटा है, ठीक है, एकमात्र बेटे की दादी, बेटे की दादी कौन हो गई, मतलब इनके पिता की मम्मी, इनके पिता की मम्मी हो गई, ठीक है, बेटे की दादी, इन्हीं की तो दादी हो जाएंगी, ये दादी हो जाएंगी, दादी की पुत्रवधू हैं तो इनकी पुत्रवधू इधर हो जाएंगी, ये पुत्रवधू, पुत्रवधू हैं। तो कह रहा है पुत्रवधू हैं, पुत्रवधू का सुनीता से क्या संबंध है, तो पुत्रवधू का जो है सुनीता से तो संबंध निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि सुनीता के बारे में कथन में चर्चा ही नहीं किया गया। बकवास क्वेश्चन। डी ऑप्शन। फिर कह रहा है एक लड़की एक लड़के को अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में पेश करती है, लड़का का लड़की से क्या संबंध है। तो देखो कह रहा है एक लड़की जो है
लड़की लिख लो, यहाँ पे लड़की हो गई। एक लड़की, एक लड़के को यहाँ पे कोई लड़का लिख दो, लड़का को अपनी माँ के भाई, उसकी कोई माँ, लड़की की माँ यहाँ पे लिख दो, माँ का भाई, भाई यहाँ रख दो, भाई के पुत्र, इनका पुत्र कर दो, के रूप में पेश करती है। मतलब ये लड़की के मम्मी का भाई मतलब मामा, मामा का लड़का मतलब क्या हो जाएगा, मातृक भाई। तो लड़का उस लड़की के पैतृक या मातृक भाई है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से वही संबंध साझा करता है जो दूसरा पद पहले पद से साझा करता है। व्हेल स्तनधारी तो चूहा क्या हो जाएगा, व्हेल स्तनधारी है तो चूहा भी स्तनधारी ही होगा। अब सामान्य हिंदी के क्वेश्चन खटाखट कर लो, मुझे जाना है पढ़ाने, देर हो रही है। देखो, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करिए। तो क्या हो जाएगा, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द जैसे होते हैं समूह, गोद, संख्या, अध्याय आदि होते हैं, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है आत्मग्लानि, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा पुराना और वस्त्र, चिर मिस पुराना और चीर मिस वस्त्र। फिर है सम उत्सर्ग से बना शब्द, संयोग हो जाएगा। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ईला। फिर सूर्य कह रहा है सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो सूर्योदय में गुण संधि, सूर्यदिन उदय। फिर है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो उसे शिमला जाना पसंद है, सही हो जाएगा। सज्जन शब्द में समाप्त, तो कर्म धारय समास हो जाएगा। वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, ठीक। वाच्य के 3 भेद कौन से, कर्तृ, भाव और कर्मवाच्य। फिर देखो अगला क्वेश्चन है कि वो दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित शब्द में अव्यय बताइए, तो निपात हो जाएगा, दिन भर का निपात हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये कोष्टक में दिए गए प्रेम चिन्ह का प्रयोग बताइए, तो ये विस्मयबोधक है। फिर कह बाल की खाल निकाला मुहावरे के अर्थ है, तो बहुत मीन मेघ निकालना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ है, तो ये है थोड़े दिन का सुख। फिर अगला क्वेश्चन है, साहित्य में रस का अर्थ होता है, तो साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति, ठीक। अब 129 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, तो 4। अगला क्वेश्चन है कि भाषा शब्द में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न होता है, तो अलंकार। अगला क्वेश्चन है, यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो कृपा। फिर है वचन किसका बोध होता है, तो ये प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। अगला क्वेश्चन है, उसने टेढ़ी चाल चली, तो ये हो जाएगा कर्ता वाक्य। फिर है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो ये मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है, तो संज्ञा का। फिर है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 2, ठीक। 2 कौन से, अकर्मक और सकर्मक। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है, तो समय। फिर है यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है, तो कर्ता, ठीक है। यह ताले की चाबी वाक्य में रेखांकित संप्रदान कारक का प्रयोग है। संप्रदान का अर्थ होता है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या अथवा उसे कुछ देता है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो संचालक। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, तो परख नहीं है। फिर किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं, तो आग, जीभ और घर। फिर कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द दूध का पर्याय नहीं है, तो अमीय नहीं है। तो ये हो गया 142, ठीक है। फिर 42 के बाद ये क्वेश्चन देखते हैं 43 का। 43 दिए, देखो कह रहा है कि सापेक्ष का सही विलोम बताइए, तो निरपेक्ष हो जाएगा। फिर अगर निम्नलिखित में से रीति काल के कवि कौन है, तो वृंद है। कामायनी आंसू झरना सबके, ये जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। फिर अब कह रहा है 146 150 क्वेश्चन को पढ़ो और उसका उत्तर दो, तो हम खटखटा के पढ़ रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल मतलब सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं सम्मान देने वाले महान है। स्वयं पुष्प में कुछ भी नहीं है। पुष्प
का सौंदर्य उसे देखने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लगती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के पथिक रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों ने हिंदू चेले रहे हैं और हिंदू संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति, संप्रदाय, आचार विचार, धर्म की। मुझे पढ़ाया लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, और आज मैं जिस स्थान पर पहुंचा हूं, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है, वो उस सब का श्रेय मेरे उन्हीं गुरु जी का है। कह रहा, कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक कौन हो सकता है? तो जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है। फिर कह रहा है, पुष्प का सौंदर्य किससे है? तो देखने वाले की दृष्टि में। फिर कह रहा है, अच्छा गुरु अपने शिष्य में क्या देखता है? तो भक्ति और श्रद्धा। फिर कह रहा है, पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द है तो मार्ग। फिर अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है, उस सब का श्रेय मेरे गुरु मतलब उन सब का श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। कथन से कौन सा भाव प्रकट होता है? तो गुरु के प्रति श्रद्धा। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया, मतलब ये सेट पूरा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।